गुड मॉर्निंग। आज हम अध्ययन करेंगे बाजार संतुलन। बाजार संतुलन किस प्रकार से हमारे सामने आता है, या हम कह सकते हैं कि बाजार संतुलन में मांग और पूर्ति की क्या स्थिति होती है। आज हम इसका अध्ययन करेंगे। जब एक विशेष कीमत पर बाजार में मांगी गई मात्रा पूर्ति की गई मात्रा के बराबर होती है तो इस स्थिति को बाजार संतुलन कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि बाजार संतुलन में वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति दोनों बराबर होते हैं। वस्तु की कीमत एवं मांग में विपरीत अर्थात ऋणात्मक संबंध होने के कारण मांग रेखा बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, जिसे हमने आपको मांग के नियम की व्याख्या जिसमें की या मांग का नियम जब बताया उसमें आपको ये बातें आपको बताई थी। एक बार और रिपीट कर लीजिए कि मांग और वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग में विपरीत संबंध होता है अर्थात ऋणात्मक संबंध होता है। या हम कह सकते हैं जब वस्तु की कीमतें बढ़ती हैं तो वस्तु की मांग में कमी आ जाती है, जब कीमतें घटती हैं तो वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। इसी को विपरीत संबंध या ऋणात्मक संबंध कहते हैं। और इसी विपरीत और ऋणात्मक संबंध के कारण मांग रेखा, जो आपको ये डी मांग रेखा दिखाई दे रही है, ये मांग रेखा बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती हुई दिखाई देती है या गिरती हुई होती है। वस्तु की कीमत एवं वस्तु की पूर्ति में सीधा अर्थात धनात्मक संबंध होता है और इसी धनात्मक संबंध होने के कारण पूर्ति रेखा बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता हुआ होता है। जो एसएस हमारी पूर्ति रेखा है, वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति में सीधा संबंध होने के कारण अर्थात धनात्मक संबंध होने के कारण ऊपर की ओर उठता हुआ प्रतीत होता है। यह मांग रेखा पूर्ति रेखा ऊपर की ओर उठता हुआ होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति में सीधा अर्थात धनात्मक संबंध होता है। जैसे यदि वस्तु की कीमतें बढ़ती हैं तो उत्पादक का लाभ बढ़ जाता है, जिस कारण से उत्पादक वस्तु की आपूर्ति बढ़ा देता है। वस्तु की कीमतें घटने पर उत्पादक का लाभ में कमी आती है। हो सकता है उत्पादक को हानि भी हो सकती है, इसलिए उत्पादक आपूर्ति को कम कर देता है। या हम कह सकते हैं कीमतें बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाती है या कीमतें घटने पर पूर्ति की मात्रा भी घट जाती है। इसी को हम सीधा या धनात्मक संबंध कहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जिस बिंदु पर मांग रेखा व पूर्ति रेखा एक दूसरे को काटते हैं उसे संतुलन बिंदु कहते हैं, जिसे हम इस रेखा चित्र में ई बिंदु द्वारा हमने प्रदर्शित किया हुआ है। यह ई बिंदु पर मांग रेखा और पूर्ति रेखा दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, अर्थात यहाँ पर दोनों बराबर हो जाते हैं और इसी को हम संतुलन की स्थिति कहते हैं या बाजार संतुलन की स्थिति कहते हैं। यहाँ पर संतुलन कीमत 3 रुपया और संतुलन मात्रा 30, या हम कह सकते हैं 3 रुपया प्रति इकाई पर बाजार में वस्तु की मांग भी 30 इकाई है और पूर्ति भी 30 इकाई के बराबर है। अर्थात ई बिंदु संतुलन बिंदु है और 3 रुपया संतुलन कीमत और 30 संतुलन मात्रा अर्थात ये बाजार संतुलन की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। यदि बाजार में पूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक मात्रा में हो तो इस स्थिति को अधिमांग की स्थिति कहते हैं, जो हम रेखा चित्र में इस प्रकार प्रदर्शित कर रहे हैं। यदि संतुलन कीमत 3 रुपये से कीमत घट जाती है वस्तु की प्रति इकाई, कीमत कम होने से वस्तु की मांग बढ़ जाती है और उत्पादक वस्तु की आपूर्ति को कम कर देते हैं। अर्थात आपूर्ति कम हो जाती है और मांग बढ़ जाती है। इस स्थिति को अधिमांग की स्थिति कहते हैं। यदि बाजार में मांग की अपेक्षा पूर्ति अधिक मात्रा में हो तो इस स्थिति को अधिपूर्ति की स्थिति कहते हैं, जिसे रेखा चित्र में इस प्रकार दिखाया गया है। यदि संतुलन कीमत 3 रुपये से
प्रति इकाई कीमत बढ़कर 4 रुपया हो जाती है। तो अधिक कीमत होने के कारण उपभोक्ता वस्तु की मांग में कमी कर देते हैं, अर्थात मांग में कमी आ जाती है और आपूर्तिकर्ता उत्पादक आपूर्ति बढ़ा देते हैं क्योंकि उनके लाभ में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार से मांग कम और पूर्ति अधिक होने के कारण इस स्थिति को अधिपूर्ति की स्थिति कहते हैं। इस प्रकार आज आपने बाजार संतुलन की शर्तें, अधिपूर्ति और अधिमांग को एक रेखा चित्र के माध्यम से और मांग और पूर्ति के संबंध के द्वारा समझने का प्रयास किया। उम्मीद है ये आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम आपको अधिमांग और अधिपूर्ति को अलग अलग इकाई के रूप में समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।